किसी भी एक वो कहते हैं ना हरियाणवी में कि एक नया खसम कोई नहीं पाड़ना चाहता। तो अब एक चेयरपर्सन है, वो यूक्रेन का युद्ध तो रोक नहीं सकता, वो भिवानी चेयरपर्सन के अंडर जितने भी कार्य आते हैं उनको पूर्ण रूप से कर सकता है। मान लिया कि कोई घोटाले हुए थे तो आप उसी टाइम पे आवाज़ उठाते, नहीं आवाज़ उठाई, आप कोर्ट का सहारा लेते, आप आगे क्यों नहीं आए? आज धरनों पे बैठने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप उस टाइम सामने आते। देखो पार्टी जो है, मुझे लग रहा है अब ये भाईचारा बिगाड़ रही है। नहीं आएगा, हर किसी को पार्टी का वोट बैंक चाहिए, पार्टी के नाम से वोट चाहिए। अरे खुद में दम है चेयरपर्सन के लिए, आप सामने आओ, इंडिपेंडेंटली लड़ो। चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, अब उसके सामने जो चाय पकड़ा रहा है वो पीएचडी वाले बंदे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़। भिवानी नगर परिषद में जो चुनाव का बिगुल है वो बज चुका है और यहाँ पर अब दावेदारी पूरे दमखम के साथ ठोकी जा रही है। चाहे बात करें किसी भी समाज से या फिर किसी भी वार्ड से, हर कोई चाहता है कि वो नगर परिषद का जो चेयरपर्सन का चुनाव है वो लड़े। हालांकि अब की बार जो पुरुष हैं, भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन उन्हें भिवानी में अब की बार पीछे रखा गया है क्योंकि ये महिला आरक्षित भिवानी नगर परिषद चेयरपर्सन की सीट है वो रखी गई है। इस नगर परिषद के चुनाव में एक दावेदारी ऐसी आई है जिसके बाद भिवानी शहर भर में अब चर्चाएं शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भिवानी की बेटी जो अपने आप में दम रखती है, पैसे से वो एडवोकेट हैं और महिलाओं को न्याय दिलाने का भी काम करती हैं, समाज में जो सामाजिक काम है वो भी काम करती हैं। बात कर रहे हैं हम एडवोकेट प्रिया लेग्या की। प्रिया जी, सबसे पहले भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो क्या कहेंगे, सबसे पहले मुद्दा वही है कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्यों लड़ा जा रहा है? क्योंकि पीछे जो दौर हुआ भिवानी नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार का, उसके बाद का जो वाकया सबको पता है, क्या कहेंगे? क्या कहना है, जो जितने भी घोटाले आए हुए हैं वो सामने आ ही चुके हैं, तो इसमें क्या कहना है, सबको दिख रहा है सब कुछ। और इस यही वजह है कि हम पढ़े लिखे तबके से आ रहे हैं आगे, बुद्धिजीवी वर्ग से आ रहे हैं, उन्होंने ही हमें कहा है कि आप इस चुनाव में आगे आओ, तो फिर चलो ठीक है, हमें आना भी चाहिए फिर इसमें आगे। तो सबसे पहले आपके परिवार की बात कर लेते हैं। परिवार, वो परिवार नहीं जिसमें आप रहते हैं, ये परिवार जो जहाँ पर हम खड़े हैं कोर्ट परिसर में, यहाँ पर कितने अधिवक्ता हैं? आपको लगता है कि अधिवक्ता आपके साथ में उतरेंगे? अधिवक्ता तो देखो ये है, जितना होना चाहिए मेरे को सहयोग उन सब का मिल रहा है। अब कुछ अगर अपनी पार्टी की बंदिशों में बंधे हुए हैं तो उनको मैं कुछ कह नहीं सकती, और फिर ऐसे सहयोग तो फिर कोई उम्मीद भी नहीं करता। लेकिन जितना सहयोग मुझे एक अधिवक्ता होने के रूप में चाहिए तो वो मुझे पूर्ण मिल रहा है। तो बात करें भिवानी नगर परिषद के जो चुनाव हैं उनमें मुद्दों की, तो प्रिया लेग्या के ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिनको देखकर, जिनको सोच विचार करके लोग वोट दें? भिवानी में मुद्दे ही मुद्दे हैं, कोई भी एक ऐसी वजह नहीं है या फिर एक ऐसा काम नहीं है जिस पे पूर्ण रूप से कार्य हुए हों भिवानी शहर में पिछले 5 सालों में। हमारी कोशिश ये रहेगी, चाहे जैसे पानी की व्यवस्था है, चाहे वो सड़कों को आप देख लीजिए, स्ट्रीट लाइट को देख लीजिए, पार्कों की व्यवस्था बड़ी बेहाल है, तो हम उन पे पूरे तरीके से काम करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। लेकिन ये जो मुद्दे हैं ना, पानी का हो गया, बिजली का हो गया, सबको पता है ये मुद्दे हैं। काम जो पहले चेयरपर्सन के जिन्होंने चुनाव लड़ा, नगर पार्षद का लड़ा, ये सब करते हैं ये बातें, लेकिन हो नहीं पाता। बाद में क्या हो जाता है उस कुर्सी पे बैठने के बाद? देखिए चेयरपर्सन के काम तो यही है, ना करे उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। अब एक चेयरपर्सन है, वो यूक्रेन का युद्ध तो रोक नहीं सकता, वो भिवानी चेयरपर्सन के अंडर जितने भी कार्य आते हैं उनको पूर्ण रूप से कर सकता है। और जितने भी एमसी हैं, मैं यूँ नहीं कह रही कि अकेले चेयरमैन की कोई गलती रही होगी, इसमें 31 वार्ड जितने भी रहे हैं उनके जो एमसी हैं उनके मैं इन्वॉल्वमेंट मानती हूँ। इसके पीछे वजह ये है कि चलो मान लिया कि कोई घोटाले हुए थे तो आप उसी टाइम पर आवाज़ उठाते, नहीं आवाज़ उठाई, आप कोर्ट का सहारा लेते, आप आगे क्यों नहीं आए? आज धरनों पे बैठने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप उस टाइम सामने आते। तो दो धरने पर बैठे हुए हैं आज, वो कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा क्योंकि वो किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, पार्टी से संबंध रखते हैं। वो चेयरपर्सन के भी दावेदारी 2 दिन के बाद दिखा देंगे क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखो पार्टी जो है, मुझे लग रहा है अब ये भाईचारा बिगाड़ रही है। ये चुनाव ऐसा है, भाईचारे का इलेक्शन है, पार्टियां इसमें इंटरफेयर करके। अच्छा, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, आप इनको इंडिपेंडेंटली आप बताओ कितने आ सकते हैं सामने? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आएगा, हर किसी को पार्टी का वोट बैंक चाहिए, पार्टी के नाम से वोट चाहिए। अरे खुद में दम है चेयरपर्सन के लिए, आप सामने आओ, इंडिपेंडेंटली लड़ो।
अगर आपको लगता है कि जनता आपको वोट देगी तो इसमें पीछे क्यों हिचक रहे हो? पार्टी का सहारा क्यों लेना है? मुझे तो कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लग रही कि आपको पार्टी का ही इसमें सहारा होगा तो ही आप काम कर पाएंगे। प्रिया जी, बात पार्टी की आ गई है। पार्टी में आपको पता है कि कल ये बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो जेजेपी को कहाँ देखते हैं? क्या माहौल अब जेजेपी का रहेगा? देखो, जेजेपी की जो विचारधारा है मैं उससे बड़ी प्रभावित रही हूँ काफ़ी समय से। मुझे अच्छे लगते हैं उनके कार्य जो भी उन्होंने आज तक किए हैं, पर मैं ये कोई उम्मीद नहीं करती कि वो मेरे को टिकट देंगे, क्योंकि उनके जो भी पुराने राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, पहला नंबर तो उनका ही होता है, क्योंकि एक वो घेराव होता है किसी भी एक, वो कहते हैं ना हरियाणवी में कि एक नया खसम कोई नहीं पाड़ना चाहता, तो वही बात हो जाती है। वो अपने बराबर में किसी और को आगे नहीं लेके आने देंगे, और किसी को भी लगे कि नया चेहरा है तो उसको पीछे खींचने वाले ज़्यादा होते हैं बजाय आगे बढ़ाने के। तो चाहे कोई कितना भी नियत रखता हो काम करने की, उसको आगे नहीं बढ़ने देती कोई भी पार्टी बढ़ने देगी। एक व्यक्ति होगा जो ऊपर बैठा है सबसे, वो सबसे सही होगा, लेकिन उसके जो आसपास वाले हैं वो किसी और को आगे नहीं आने देते। तो प्रिया जी, आपने कहा कि मैं जेजेपी से प्रभावित हूँ। जेजेपी और आम आदमी पार्टी, मुझे दोनों की ही विचारधारा अच्छी लगी। बीजेपी कांग्रेस इनके आपस में जो कसाकसी रही है हमेशा से, मुझे नहीं प्रभावित किया उन्होंने कभी भी। उनकी नहीं, मुझे उनकी कभी कोई बात नहीं समझ में आई, क्योंकि देखिए पढ़े लिखे व्यक्ति, अब जैसे अपने नरेंद्र मोदी जी ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी, चाय का काम था उनका, एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री बन गए। मुझे अपने भारत की जो व्यवस्था है नहीं समझ आती, क्या ये सोच के बनाते हैं। चाय बेचने वाला तो प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, अब उसके सामने जो चाय पकड़ा रहा है वो पीएचडी वाले बंदे हैं। पढ़ाई कहाँ काम आ रही है? ये तो फिर रोड पे बैठे, धरने पे बैठे, सिर्फ रुक्के मारने वाले काम आ रहे हैं आगे। तो मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं समझ में आती कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है, कैसे कांग्रेस कर रही है, क्या वो सोचती हैं, क्या वो करते हैं। सिर्फ लोगों को बहकाने के अलावा इन दोनों पार्टियों का मुझे नहीं लगता कि कोई काम रहा है कभी। प्रिया जी, अभी हम आपके पास आ रहे थे, रास्ते में सड़क भी खराब थी, वो चलो सड़क का हो गया। इस जो कोर्ट परिसर है यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, कम से कम यहाँ तो आवाज़ उठा लिया अगर। अब तो चुनाव आ गया, अब आप कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ ना कि आवाज़ उठा लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं है इसका। जब तक हमारे पास कोई पद नहीं हो जाता, हमारे पास कोई एक ये नहीं हो जाता कहने को कि हम यहाँ बैठ के कार्यरत हैं, तो उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। प्रशासन भी नहीं सुनता उसकी आवाज़, पहले भी नहीं सुनी जाती। प्रशासन नहीं सुनता, एक प्रभावशाली व्यक्ति की ही आवाज़ सुनी जाती है। और हमें ये ही माहौल बदलना है कि चाहे हमारे इसका एरिया का एक छोटा व्यक्ति, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो जूते का काम करने वाला हो, वो भी अपने आप में एक मनुष्यतापूर्ण जीवन जिए। मैं नहीं चाहती कि उसको कोई भी प्रशासन यूँ कह दे कि कड़े आदेश दे दे कि इनको यहाँ से हटवाओ। अभी पीछे भी हुआ था घंटा घर पे, ठेकेदारों ने गरीब लोगों के थल्ले हटवाए थे। वो हटवाने का मतलब ये था कि प्रशासन ने कड़े आदेश दिए थे कि इनको यहाँ से हटाओ। ये नहीं कहा कि आप इनके थल्ले बगाओ, फेंको, इस साइड उनको करो। क्यों? आदमी नहीं है क्या? वो इंसान नहीं है क्या? प्रिया जी, आप एक बार 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले अनाउंस कर दीजिए, वो अपने आप भी चले जाएंगे वहां से। प्रिया जी, इस प्रशासन ने एक कार्रवाई की थी, लोगों को जागरूक किया था, उसके बाद वो कार्य था वो किया गया था। हम भी मानते हैं कि लोगों की मजबूरी होती है कि वो वहाँ पे लगाते हैं, लेकिन है तो वो अतिक्रमण। कल ने आप चेयरपर्सन बन जाओगे तो आप क्या करोगे? हाँ, तो एक तरीके से हटवाओ ना। कौन सा तरीका ये आप अनाउंस करवाओ। हो चुका वो नाम, अच्छा, नहीं मान रहे, फिर कैसे माने? उठा के फेंक दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली, कोई तरीका होता है क्या? मेरे शहर में अगर चेयरपर्सन के कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो समझदार हो, वो इस तरीके से काम करवा देगा कि भाई समझा दो, अपनी टीम पहले भेज देगा। प्रिया जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, एक बंदे को नोटिस दे दिया, उसको समझा दिया, फिर भी वो नहीं मानता है। अगर प्रिया लेगा चेयरपर्सन, कितनी बार नोटिस गए? आपको क्या पता है नोटिस गए या नहीं गए? देखो, बातें में जो पता है, अगर यहाँ पे मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मेरे को भी कुछ ना कुछ पता है। हाँ, पता होगा। मैं आपको एक तो बता रहा हूँ, मतलब अगर आपने नोटिस भी दे दिया, क्या हमारे शहर का एक व्यक्ति जो रेडी लगा रहा है वो इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वो चेयरपर्सन की बात को ना माने, वो प्रशासन की बात को ना माने, वो डीसी साहब की बात को ना माने? इनको मेरे ख्याल से पहले नहीं बताया जाता। और ठीक है, आप करिए, कार्रवाई करिए, जो अतिक्रमण करे बैठे हैं उन पे कार्रवाई करो, होनी भी चाहिए, क्योंकि बाज़ारों में भीड़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि हम किसी की रेडियाँ फेंकें, किसी को बेइज्जत करें, ये कोई तरीका नहीं होता। चलो मानते हैं बन गए आप चेयरपर्सन, हमने बना दिए आज के दौर,
तो क्या रहेगा प्रमुख कि मैं इस चेयर पे बैठी मैं ये काम करूंगी सबसे पहले? सबसे पहले सड़क व्यवस्था को सुधारा जाएगा। यहाँ पे सड़क का बहुत बुरा हाल है, कौन बहुत सी समय। सड़क? कहीं का भी सड़क देख लो, कहीं की भी। अब ये डीसी रेस्ट हाउस के सॉरी डीसी रेजिडेंस है, ये तो जनपथ जैसा रोड है देखो यहाँ का। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी रोड जो है वो सही नहीं है, किसी की भी दशा ठीक नहीं है। सेक्टर है सेक्टर 13, वहाँ पे भी रोड का बहुत बुरा हाल है, जबकि एक तरीके से भिवानी का पोर्श एरिया है वो। प्रिया जी, आप कह रहे हो कि रोड बनवाओगे, उस टाइम ना जब कुर्सी पे बैठे होते तो ये बातें आ जाती है कि ये स्टेट हाईवे के अंडर में आता है, ये नेशनल हाईवे के अंडर में आता है, ये उस विभाग के अंडर में आता है, ये उस विभाग के अंडर में आता है। फिर क्या होगा? इसीलिए तो हम आगे आ रहे हैं कि जो ये बहानेबाजी करके लोगों को गुमराह करते हैं, हमें वो काम नहीं करना। हमें पता है कि परमिशन कहाँ से लेनी है, कहाँ से नहीं लेनी, कहाँ से कोई काम बनता है। सरकार पैसा क्यों नहीं देती? कितने टेंडर छूट रहे हैं, काम क्यों नहीं हो रहे? अब सरकार पे भी मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शन है। इसमें दिक्कत ये है कि सरकार है, चलो मान लिया कि कोई टेंडर 100 रुपये का छूट रहा है, आप अंदाज़ा लगाओ 100 रुपये का, एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। तो सरकार क्या करेगी, 60 रुपये का जो लेने को तैयार हो जाएगा उसको टेंडर दे देगी। अब बेचारा जीएसटी भी भरेगा, काम भी करेगा, तो उसकी बनाई हुई सड़कें तो टूटेंगी, तो वो उस एक जोक कमीशन भी पहुंचाएगा आगे। वो एक जोक वो ही सुना दो आप। कौन सा जोक? वो कि भाई इस एरोप्लेन को पेंट करना है, वो 3 ठेकेदार बुला लिए कि भाई तू कितने में करेगा? वो बोला 2 लाख में करूंगा, एक बोला 1.5 लाख में करूंगा। तो ये जोक है, और इस जोक एक से बोला कि आप उसके कान में बोलने लगा हम सस्ते में कर देंगे। हाँ, बोला तो कि इसको 2 लाख में दे देंगे, आधा आधा कर लेंगे। तभी तो यहाँ पे भिवानी की दुर्दशा बड़ी भयंकर वाली बेहाल हो रखी है, खराब हो रखी है। यही वजह है। सरकार भी इसमें कहीं ना कहीं खुद का फ़ायदा देखने के लिए भिवानी शहर को परेशानी उठानी पड़ रही है, सिर्फ यही वजह है। तो ये परेशानियाँ दूर कैसे होंगी? मैं अभी हाथ में कागज़ पेन लेके नहीं बैठी हूँ, लेकिन जब हम सीट पे बैठेंगे तो इसीलिए मैंने कहा ना कि हम तो वो बुद्धिजीवी वर्ग से हैं कि हम तो किसी से अगर सलाह भी लेंगे ना तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम सही रहेगा। तो प्रिया जी, एक बात करते हैं कि भिवानी नगर परिषद का जो मामला है हाल ही में जो चल रहा है भ्रष्टाचार का, इसमें चेयरमैन भी अंदर है, वाइस चेयरमैन भी अंदर है जो पहले रहे थे। किस नज़रिए से देखते हैं, कितना पैसा गबन किया हो? अब देखो, मैं कितने पैसा तो नहीं बता सकती, लेकिन अंदाज़ा जो है 500 करोड़ के आसपास का बताया है, क्योंकि इतना बजट यहाँ पे आया है। और ये जो पैसे हैं ये भिवानी शहर के ही थे, लगने भी इसी में ही थे। अब क्या बता सकते हैं इनकी नीयत में क्या खोट आया, अब इनकी नीयत में आया या फिर जिन्होंने इनके परसेंटेज पे बांट रखे थे। इससे पता है क्या होता है कि काफ़ी बार राजनीतिक तौर पे भी कुछ बातें सामने आई हैं कि इस बंदे ने डील करवाने के इतने पैसे लिए। अब उसका जब नाम सामने आए तो सारा जो सिर ठेक रहा है वो चेयरमैन के सिर पे फोड़ दिया जाता है कि भाई पैसे तो इसने ही खाए हैं, अकेला आदमी इतने पैसे नहीं खा सकता। कौन खा सकता है इतने? मैं बता रही हूँ ना कि राजनीति में जो बंदे हैं बीच में जिन्होंने सारे काम करवाए हैं, धीरे धीरे नाम भी आ जाएंगे। मुझे इस पे ज़्यादा बोलना उचित नहीं लगता। आ जाएंगे, लगता है आएंगे। जो पैसे थे रिकवरी के वही नहीं आए तो कैसे लगता है कि नाम आ जाए? तभी तो मैं कह रही हूँ ना कि अकेले चेयरमैन ने नहीं खाए। अकेले चेयरमैन ने खाए होते तो वो रिकवरी हो ही जाती, प्रॉपर्टी अटैच होके भी आ जाते। अगले के पास कुछ है ही नहीं तो गया कहाँ, ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो और कर भी रहे हैं। फिलहाल की बात करें, एक महिला आरक्षित सीट भिवानी नगर परिषद की है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो चेयरपर्सन की उम्मीदवार हैं, या फिर उनके हस्बैंड हैं, भाई हैं, या फिर कोई और है अगर परिवार का है? देखो, हम इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अभी जैसे जैसे नॉमिनेशन फाइल होंगे तभी पता चलेगा कि कौन इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बार यूँ होता है कि एक बार चुनाव की घोषणा हुई तो सब इंटरव्यू देंगे, सामने भी आएंगे, बाद में फिर बीच में रुक भी जाते हैं। तो एक बार नॉमिनेशन फाइल हो जाए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मान लो चेहरा कोई और, आदमी कोई और, तो फिर तो मेरे ख्याल से इंसान घरों में कुत्ते भी पालते हैं, तो ये भी हो जाना चाहिए कि कुत्ते के नाम से सीट ले आओ, उसका मालिक आके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं के लिए सीट इसलिए आरक्षित की है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को मौका मिल सके, हम महिलाएं आगे आ सकें, अपना कुछ योगदान कर सके जनता के लिए। तो प्रिया जी, एक बात है, जब बारिश होती है तो जल भराव होता है, वो जल भराव उस बारिश के दौरान ही दिखता है, बाकी जल भिवानी में आता ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो ड्रेन सिस्टम है उसके प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम एक तो सफाई नहीं हो रही है।
ठीक है। अभी यूँ पता है कि हमें अगस्त में यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाएगी, तो उससे पहले सफाई करवाइए, सफाई नहीं करवाते हैं। अकेला चेयरमैन भी क्या कर लेगा, एमसी भी तो हैं, एमसी अपने जगह की वो समस्याएं बताओ। देखो भिवानी का आधा मतलब प्रशासन भी होता है, चेयरपर्सन भी होता है, क्या लगता है प्रशासन सही तरीके से काम कर पा रहा है? प्रशासन के पास जितनी बातें जा रही हैं उन पे तो कार्रवाई हो ही रही हैं। अब जब बात ही नहीं जाएंगी तो कार्रवाई कहाँ से होंगी? तो क्या मानते हैं, सबसे पहले एक बात और कर लेते हैं कि टक्कर की बात है, क्योंकि बीजेपी भी है, जेजेपी है, कांग्रेस है, आईएनएलडी है, आम आदमी पार्टी है, ठीक है, तो उम्मीदवार तो उनके भी हैं। बिल्कुल है। बीजेपी आज के टाइम में सत्ता में सरकार है, भिवानी से विधायक है, सांसद है, तो क्या लगता है कैसे टक्कर दे पाओगे आप? लगता क्या है, दिख रहा है कि जब सब कुछ यहाँ पे है उसके बाद भी भिवानी शहर का विकास नहीं हो रहा। कितने टाइम से यहाँ पे हैं, एमएलए साहब यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, एमपी साहब यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, पर उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि उनके बच्चे लगा लो चाहे वो खुद लगा लो, यहाँ कहाँ रहते हैं, कम रहते हैं। तो वो तो सेलिब्रिटी हैं, उनका तो कुछ कहना मुझे उचित भी नहीं लगता। सेलिब्रिटी की बात अलग होती है, आप नेता चुनिए ना, आप सेलिब्रिटी क्यों चुनते हैं? तो आम आदमी पार्टी से भी एक उम्मीदवार है इंदु शर्मा, वो भी पूरी तौर पे एक्टिव हैं। जो बीएसपी पार्टी उन्होंने भी उम्मीदवार खड़ा किया, हालांकि दो जो उम्मीदवार जो पार्टी की तरफ से वो सामने आए हैं। तो क्या लगता है जो और उम्मीदवार होंगे और आप हैं, कहाँ खड़ा पाती खुद को? मैं तो अपने आप को अभी तक जितने भी दावेदारी सामने आई हैं उन सब में अपने आप को बेहतर विकल्प मानती हूँ, क्योंकि देखिए मैं अपने आप में इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र रूप से मैं मेरे फैसले लेने के काबिल हूँ। अभी जितने भी सामने आए हैं वो अपने राजघरानों की राजनीति चला रहे हैं आगे। अभी उनका मान लिया कि किसी के ससुर ने कह दिया कि भाई मैं आगे राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, ये संन्यास थोड़ी ना होता है। अपने पुत्र वधु को खड़ा कर दें या फिर अपने बेटे बहुओं को खड़ा कर दें, ये संन्यास नहीं होता है। ये ड्रामेबाजी कहो या कुछ भी कहो आप इसको, ये चालाकियाँ होती हैं, वो बड़े बुजुर्गों की चालाकियाँ, वो अभी हमें समझने में भी टाइम लगेगा। लेकिन जो चालाकियाँ इतनी जल्दी हो रही हैं वो मेरे ख्याल से भिवानी शहर के विकास के लिए अच्छी नहीं है। परिस्थितियों के अनुकूल नहीं, वो प्रतिकूल ही रहेंगी। आपका बैकग्राउंड भी कुछ राजनीति है या फिर आप एक सिंपल घराने से? मैं एकदम साधारण घराने से हूँ, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको एडवोकेट हैं, कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं। तो क्या कहेंगे, तो एक कोर्ट की लेकिन जो राजनीति है उसमें हम एक्टिव रहे हैं। देखो हम जहाँ हैं वहाँ पे भरपूर तरीके से जो कार्य कर सकते हैं वो कर रहे हैं, हर संभव प्रयास करते हैं हर कार्य को करने का जो जनहित में हो, यूँ नहीं कि सिर्फ हमारे फ़ायदे के लिए हो, जनहित के हर कार्य को कर रहे हैं। और इसीलिए अभी चेयरपर्सन के लिए मुझे खुद का सामने आना इसलिए उचित लग रहा है कि हम अपने फैसले खुद लेने के काबिल हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, और कोई हमारे दिमाग में ये नहीं कि पैसा खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया। अरे क्यों पैसा खाना है, हम तो नौकरी का सा काम करेंगे, जितना कुछ दे दिया कमेटी ने सैलरी के तौर पे वो रख लेंगे और अपना काम कर रहे हैं। आज भी तो हम कोर्ट में यही कर रहे हैं, फीस जितनी आ रही है लेके फीस और अपने कोर्ट के काम कर रहे हैं। एक नगर परिषद में मुद्दा अहम कर्मचारियों का भी होता है, या तो होते नहीं होते हैं तो उनकी सैलरी पेंडिंग रहती है, उनकी जो मांगे उनको लेकर वो प्रदर्शन करते रहते हैं, तो ये समस्या भी आती है। बिल्कुल आती है और आनी नहीं चाहिए। कमेटी में जो कर्मचारी हैं आप उनको ही परेशान करोगे तो वो आगे काम क्यों करेंगे? उनकी परेशानी को उजागर ही ना होने दो, पहली बात तो परेशानियाँ ही ना होने दो। अब क्यों दुनिया वहाँ पे धरनों पे बैठी है, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी दो। हमारे पास क्या नहीं आ रहा, कहाँ पे कमी है? प्रॉपर्टी टैक्स है, जैसे हाउस टैक्स हो गए, सीवरेज टैक्स हो गए, पैसा कहाँ नहीं आ रहा है? हर जगह आ रहा है, पर लोगों को परेशान कर रखा है। एक तो ठेके इतने महंगे महंगे उठवा देंगे, वो अपना पैसा रिकवर करेंगे या क्या काम करेंगे? आप खुद सोचिए। तो तभी कह रहे हैं कि हर देखो अगर पढ़े लिखे सामने आएंगे तो वो हर फील्ड में पढ़े लिखों को ही आगे लेके आएंगे। वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ ठीक है 10वीं 12वीं इसको ये दे दो, इसको वो ठेका दे दो, यूँ नहीं चलता है। पढ़े लिखों को आगे लेके आओ। जेई हैं अपने कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया रैंक पे हैं। अब भिवानी शहर में जो है, मैंने ऐसी भी जगह देखी हैं वार्ड वाइज जहाँ पे औरतों के सिर के ऊपर से टोकनियाँ नहीं हट रही, आज भी वो पानी ढो रही हैं घर तक। पानी की व्यवस्था घरों में जानी चाहिए। भिवानी शहर में रह रही हैं, वो किसी गाँव में नहीं रह रही। सरकार तो कहती है कि हम हर घर नल के माध्यम से पानी, वो बातें सिर्फ दीवारों पे लिखी हुई हैं। किसी को शौक नहीं है परेशान होने का। कोई औरत ये नहीं सोचती मैं घर से दूर जाके पानी लेके आऊँ, इतनी दूर जाके। वो व्यवस्था खराब है ना।
जो आपके विपक्ष में हैं उनको क्या चुनौती देंगे इस इलेक्शन में? विपक्ष को चुनौती मिल जाएगी रिजल्ट के दिन, उसमें और तो क्या बोलूँ मैं। तो क्या अपील करेंगे भिवानी शहरवासियों से? भिवानी शहरवासियों से मेरी यही अपील है कि आप मुझे वोट सपोर्ट कीजिए। आप जो भी भिवानी शहर के विकास के लिए चाहते हैं कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, आप मुझे बताइए, मैसेज के थ्रू बताइए, फ़ोन के थ्रू बताइए, आप आके मिलिए, आपको जैसे ठीक लगे आप बताइए, अपनी राय मेरे को बताइए। और रही बात ये कि आप मुझे ही क्यों चुने, आप मुझे इसलिए चुने क्योंकि मैं अपने आप को अब तक बेहतर विकल्प मान रही हूँ इस क्षेत्र में, इस चुनाव के लिए। क्योंकि जो भी अभी तक आ रहा है वो सिर्फ अपने राजघराने की राजनीति को चमकाने के लिए आ रहा है, वो स्वयं खुद आगे नहीं आ रहा है। वो सिर्फ एक धक्का मुक्की वाला कैंडिडेट है, वो एक डमी कैंडिडेट है। वो सिर्फ अपने राजघराने के जो रूल रहे हैं वो उन्हीं को ही अप्लाई करेगा, वो वैसे ही चलेगा, जैसा उन्होंने सोच रखा है वो वैसा ही करेंगे। वो भिवानी शहर के लिए विकास नहीं करेंगे और मेरा काम है भिवानी शहर के विकास के लिए हर संभव प्रयास करना। तो ये थी एडवोकेट प्रिया लेघा जो भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास बातचीत के लिए पहुंची थी। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा चेयरपर्सन चाहिए, जो पीछे रहे हैं वो चाहिए या फिर ईमानदार हैं वो चाहिए। आपका वोट तय करेगा कि आप किसे चुनते हैं, ईमानदार को चुनते हैं या भ्रष्ट को चुनते हैं। क्योंकि अगर आप ईमानदार को चुनेंगे तो आपके काम भी होंगे, सार्वजनिक काम होंगे, लेकिन अगर आप भ्रष्ट को चुनते हैं तो 500 करोड़ रुपए का घोटाला फिर से भी हो सकता है। तो आने वाले समय में जो 19 जून को चुनाव होने वाला है उस दिन मतदान केंद्र पर ज़रूर जाएं, चेहरा ना देखें, पार्टी न देखें, उम्मीदवार को देखें कि वो कितना सही है, कितना ईमानदार है, कितना पढ़ा लिखा है और कितने आपके सार्वजनिक काम करवा सकता है। तो हम आपके साथ भिवानी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मैं अमन कुमार। आप वोट अवश्य करें, जो भ्रष्ट हैं उनको वोट की चोट ज़रूर दें और जो ईमानदार हैं उनको वोट देकर सपोर्ट ज़रूर करें।